हेलो डियर स्टूडेंट्स, MLPS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, कल की ऑनलाइन क्लास में हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने अध्याय 4 शब्द रचना उपसर्ग की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था और आज हम लोग उसी क्रम में चलेंगे। मतलब अध्याय 4 शब्द रचना उपसर्ग के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। तो ये तो हो गई उपसर्ग की परिभाषा और आइए अब उपसर्ग के भेदों को जानें। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए 4 प्रकार में सबसे पहला संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग, तीसरा आगत उपसर्ग और चौथा संस्कृत अव्यय। तो सबसे पहले हम संस्कृत उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अपनी कक्षा में आपने हिंदी के साथ साथ संस्कृत विषय का भी अध्ययन किया है। तो संस्कृत उपसर्ग में संस्कृत भाषा के शब्दांश होते हैं जो कि संस्कृत उपसर्ग कहलाते हैं। ये देखिए आपकी पुस्तक में संस्कृत उपसर्ग में ये सभी दिए गए हैं। संस्कृत उपसर्ग में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को तत्सम तद्भव शब्द के बारे में पढ़ाया है। उनमें से तत्सम शब्द जो होते हैं वह संस्कृत के उपसर्ग ही होते हैं। संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त प्रमुख उपसर्ग तत्सम उपसर्ग भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये उपसर्ग संस्कृत से आए हैं और तत्सम शब्दों में ही लगते हैं, इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। किसको? संस्कृत के उपसर्गों को। इन्हें पहचानने का एक तरीका ये है कि जिन शब्दों में पहले संस्कृत या तत्सम के उपसर्ग लगे होते हैं, शब्दांश लगे होते हैं, उन्हें संस्कृत उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। देखिए जैसे निस, निस शब्द संस्कृत या तत्सम शब्दांश है। इसका अर्थ होता है बिना निषेध। और इससे शब्द कौन सा बना? निस उपसर्ग लगने से शब्द कौन सा बना? निस्संदेह, निश्चय। इस तरह से कई शब्द बन सकते हैं निस संस्कृत उपसर्ग लगाकर। इसी प्रकार से देखिए सम, सम भी तत्सम शब्दांश है। ये हिंदी नहीं है, यह तत्सम या संस्कृत शब्दांश है। इसका अर्थ होता है पूर्णतया या साथ। इसमें देखिए शब्द कौन कौन से बन सकते हैं? संपूर्ण, संबंध। इस प्रकार से देखिए संस्कृत उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग कई प्रकार के आपकी बुक में दिए गए हैं। इन सब के अर्थ भी दिए गए हैं और शब्द भी बना के दिए गए हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरा प्रकार आता है, दूसरा भेद आता है हिंदी उपसर्ग का। इन्हें पहचानना सबसे आसान है क्योंकि ये उपसर्ग सब के सब हिंदी में ही होते हैं। हिंदी हमारी भाषा है, इसलिए इनको हम आसानी से, इन उपसर्गों को हम आसानी से पहचान लेते हैं। हिंदी उपसर्ग प्रायः संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश मात्र ही हैं। देखिए उदाहरण में उपसर्ग दिए गए हैं भर, नी, सु, स, अध, औ, कु, चौ, उन आदि। ये सभी हिंदी उपसर्ग दिए गए हैं। इनके बगल में इनके अर्थ दिए गए हैं। उदाहरण के लिए एक समझाती हूँ मैं। भर, भर उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है पूरा। अब देखिए इससे कौन कौन से, इस उपसर्ग हिंदी उपसर्ग से कौन कौन से नए शब्द बन सकते हैं? भरपूर, भरसक, भरपेट। इस प्रकार से कई नए शब्द भर उपसर्ग लगाकर बनाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा उपसर्ग आता है आगत उपसर्ग। बच्चों, पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने आगत शब्दों के बारे में आपको पढ़ाया था। आगत शब्द या विदेशज शब्द या विदेशी शब्द, आगत, विदेशी या विदेशज, ये सब एक ही शब्द होते हैं और इनसे बने जो उपसर्ग होते हैं वे प्रायः उर्दू, अरबी, फारसी आदि के उपसर्ग होते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के उपसर्ग होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछली ऑनलाइन क्लास में ही पढ़ाया है कि
आगत शब्द किसी बाहरी देशों से आए गए शब्द हैं जो कि हमारे देश में आके प्रचलित हो गए हैं। उन्हें आगत विदेशज या विदेशी शब्द कहा जाता है और इन्हीं शब्दों से के जो शब्दांश हैं उन्हीं से यह आगत उपसर्ग की रचना हुई है। तो देखिए आगत उपसर्ग कौन कौन से हो सकते हैं। ब, बद, कम, ला, दर, हर, खुश, गैर आदि। इन सभी के अर्थ दिए गए हैं और उनसे बने शब्द दिए गए हैं। देखिए उदाहरण के लिए एक मैं बताती हूँ। जैसे ब आगत उपसर्ग है। ब का अर्थ होता है सहित और ब उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्दों की रचना की जा सकती है, जैसे बनाम, बदौलत, बकौल आदि। इसी प्रकार से सभी दिए हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आगत के बाद चौथा नंबर संस्कृत अव्यय भेद होता है। संस्कृत अव्यय क्या होता है? यह उपसर्ग की ही तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय होते हैं। ये देखिए कौन कौन से होते हैं। अ, अध, अन, स, चिर, पुरा, पुनः आदि। ये सभी संस्कृत अव्यय उपसर्ग दिए गए हैं, इनके अर्थ दिए हैं और इनसे इन उपसर्गों को लगाकर किन शब्दों की रचना की जा सकती है वो सभी शब्द दिए गए हैं। देखिए असंस्कृत अव्यय दिया गया है। इसका अर्थ अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। अब अ उपसर्ग लगाकर संस्कृत अव्यय उपसर्ग लगाकर इसमें कौन कौन से शब्दों की रचना की जा सकती है? अचेत, अज्ञान आदि। तो बच्चों ये तो हो गई उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के चारों भेदों की बातें। तो बच्चों आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में उपसर्ग से संबंधित जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इनके अलावा मैंने अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों से जो उपसर्ग से संबंधित नोट्स बनाया है। विद्यालय के इस ऐप में एक ऑप्शन है होमवर्क, उसमें मैंने सेंड कर दिया है, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा और मेरे बनाए गए उस नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में हिंदी व्याकरण में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।